Good morning, all student. I am Pinky Malik, lecturer in Economics, Education Department. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ और उसके कार्य, मनी मीनिंग एंड इट्स फंक्शन। मनी क्या होती है, मनी कौन कौन से कार्य करती है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ मनी, मुद्रा क्या है। मुद्रा एक व्यक्ति के धन का वह भाग है जिसका वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। यानी मुद्रा धन का वह रूप है जिसका प्रयोग हम वस्तुओं और सेवा को खरीदने के लिए कर सकते हैं, या सरल शब्दों में जो विनिमय का काम करती है उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा सबसे तरल वित्तीय संपत्ति है। तरल वित्तीय संपत्ति का अर्थ है कि मुद्रा को किसी भी टाइम किसी भी वस्तु में चेंज किया जा सकता है। मुद्रा से आप कुछ भी खरीद सकते हो, जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप तथा धन के संचय के रूप में किया जाता है। मूल्य के माप का अर्थ है कि इससे आप किसी भी वस्तु का मूल्य माप सकते हो, और धन के संचय का अर्थ है कि आप इसमें मुद्रा के द्वारा बचत कर सकते हो। मुद्रा एक व्यक्ति के धन का वह भाग है जिसका वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए तुरंत प्रयोग किया जाता है, तथा मुद्रा सबसे तरल वित्तीय संपत्ति है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप तथा धन के संचय के रूप में किया जाता है। मुद्रा के कार्य, मुद्रा कौन कौन से कार्य करती है। फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा अनेक कार्य करती है जिसकी वजह से मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में किए जाते हैं। गौण कार्य, द्वितीयक कार्य अथवा सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। लास्ट वन आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। प्राथमिक कार्यों से अभिप्राय मुद्रा के उन कार्यों से है जो संसार के सभी देशों में सामान्यतः पाए जाते हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मनी को ये कार्य करने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत 2 कार्य शामिल होते हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। मनी मेजर ऑफ वैल्यू होती है, साथ ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के माध्यम का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति मुद्रा के बदले अपनी वस्तुओं को बेचता है और मुद्रा की सहायता से किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी वस्तुओं को खरीदता है। इस प्रकार मुद्रा क्रय एवं विक्रय दोनों का ही कार्य करती है। मुद्रा से आप किसी भी वस्तु को खरीद सकते हो और किसी भी वस्तु को बेच सकते हो। मूल्य का मापदंड अथवा लेखे की इकाई, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में मूल्य का मापदंड करती है। लेखे की इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मुद्रा एक मानक इकाई है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसके रूप में आप किसी भी वस्तु की कीमत को आंक सकते हो, माप सकते हो, जिसके रूप में कीमतें प्रकट की जाती हैं और वस्तुओं के मूल्य की तुलना की जाती है। लेख मतलब अकाउंट एक इकाई के रूप में मुद्रा के अस्तित्व में आने पर ही आर्थिक पैरामीटर जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय पूंजी, धन, कुल निवेश, जो समष्टि अर्थशास्त्र के केंद्रीय विषय है, को मापना संभव हो सका है। मुद्रा ही है जो आर्थिक इकाइयों को मापती है, जिसके बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं कि देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, देश की राष्ट्रीय आय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किसी भी कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी क्या है। इन सब मापदंड को आप
मुद्रा के रूप में माप सकते हो। यानी किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को हम मुद्रा के रूप में मापते हैं। सेकेंडरी गौण अथवा सहायक कार्य, ये कार्य प्राथमिक कार्यों के सहायक होते हैं, इसी वजह से इनको सहायक कार्य बोलते हैं। इसके अंतर्गत 3 कार्य शामिल होते हैं: स्थगित भुगतानों का माप, स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट, स्थगित भुगतानों का मान। भविष्य में किसी समय पर किए जाने वाले भुगतानों को स्थगित भुगतान कहते हैं। ऐसे भुगतान, ऐसी पेमेंट जो प्रेजेंट में ना करके फ्यूचर में की जाती है, उनको हम स्थगित भुगतानों का मान कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मुद्रा ने स्थगित भुगतानों अथवा ऋण संबंधी लेन देन को काफ़ी आसान बना दिया है। मुद्रा के रूप में हम ऋण ले सकते हैं और उनको चुका भी सकते हैं। किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो प्रेजेंट में ना होकर फ्यूचर में होता है, उसको हम स्थगित भुगतान कहते हैं और मुद्रा ने इस कार्य को काफ़ी आसान कर दिया है। मुद्रा के कारण ही शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय संभव हो सका है। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। मूल्य के संचय का अर्थ है भविष्य में किसी संचित क्रय शक्ति का प्रयोग करना। संचित क्रय शक्ति का मतलब है जो भी आपने बचत की है उसका प्रयोग करना। मुद्रा के रूप में की गई बचत को मूल्य संचय कहते हैं। मुद्रा के रूप में की गई वस्तुएं वस्तुओं के रूप में की गई वस्तुओं की तुलना में अधिक सुरक्षित होती है। नेक्स्ट, मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का एक सुविधाजनक साधन है। मुद्रा ने मूल्य के हस्तांतरण को काफ़ी आसान बना दिया है। मूल्य के हस्तांतरण का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति जैसे मकान, जमीन को बेचकर एक जगह पर दूसरी जगह पर खरीद सकता है। तो ये एक तरह से मूल्य का हस्तांतरण है। इससे मुद्रा की गतिशीलता बढ़ती है। मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का एक सुविधाजनक साधन है। मुद्रा के रूप में कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी अचल संपत्तियां जैसे मकान, जमीन को बेचकर दूसरे स्थान पर वैसी ही संपत्ति मुद्रा द्वारा खरीद सकता है। इस प्रकार मुद्रा ने पूंजी, क्योंकि मकान, जमीन एक तरह की पूंजी है, इसको गतिशीलता प्रदान की है। पूंजी की गतिशीलता को सरल बनाया है। आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य मुद्रा के वे कार्य हैं जिनका महत्व देश के आर्थिक विकास के साथ बढ़ता जाता है। एक अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा विकसित होती है, मुद्रा के ये कार्य उतने ही अधिक होते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ मुद्रा के कार्य बढ़ते चले जाते हैं। मुद्रा के आकस्मिक कार्य निम्नलिखित हैं। मुद्रा अन्य पत्रों का आधार है। मुद्रा ने राष्ट्रीय आय के वितरण के अध्ययन को सरल बनाया है। मुद्रा निर्णय का वाहक है। मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी है। पूंजी की तरलता में मुद्रा सहायक होती है। अर्थव्यवस्था में संतुलन की अवधारणा को मुद्रा ने सरल बनाया है। अब इन कार्यों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। मुद्रा और साख पत्रों का आधार है। साख पत्रों से अभिप्राय है चेक, ड्राफ्ट, जो मुद्रा न होकर मुद्रा का ही काम करती है। लोग चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य साख पत्रों के द्वारा लेन देन करते हैं। इन सभी साख पत्रों का आधार मुद्रा है। अगर इनके पीछे मुद्रा न हो तो चेक, ड्राफ्ट, एटीएम, डेबिट कार्ड, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। लोग अपनी आय का एक भाग बचाकर उसे बैंक में जमा कराते हैं। इस जमा को वे चेक तथा ड्राफ्ट द्वारा निकलवाते हैं। इन पत्रों ने मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया है
और इस प्रकार विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाया है। मुद्रा ने राष्ट्रीय आय के वितरण के अध्ययन को सफल बनाया है। मुद्रा के द्वारा हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं और राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था में किस प्रकार वितरण होता है इसका अनुमान लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय का वितरण है कि राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राष्ट्रीय आय का वितरण समृद्धि तथा विकास एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। अर्थव्यवस्था आर्थिक तौर पर तो विकसित होती है परंतु सामाजिक तौर पर पिछड़ी बनी रहती है क्योंकि राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग कुछ लोगों के पास ही केंद्रित हो जाता है। इस असमानता का आकार कभी भी पता नहीं चलता यदि मूल्य की इकाई के रूप में मुद्रा उपलब्ध नहीं होती। अगर राष्ट्रीय आय के विकास के साथ राष्ट्रीय आय का वितरण सही ढंग से नहीं होता है तो देश का विकास नहीं माना जाता और राष्ट्रीय आय का वितरण को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। मुद्रा निर्णय का वाहक है। इसका अर्थ है कि जो भी धन हमने इकट्ठा किया है हम परिस्थितियों के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं। धन का मुद्रा के रूप में इकट्ठा करके हम परिस्थितियों के अनुसार वस्तु और सेवा को खरीदने संबंधी निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक रंगीन टीवी खरीदने के लिए मुद्रा का संचय किया है यानी कि बचत की है, परंतु आपको अपने भाई की बीमारी के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई है तो आप जो पैसे आपने रंगीन टीवी खरीदने के लिए बचा कर रखे थे उनका प्रयोग भाई के इलाज हेतु कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा का प्रयोग आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं और मुद्रा निर्णय के वाहक का काम करती है। निर्णय के वाहक का मतलब है कि आपने पैसे स्टोर कर रखे थे, बचत कर रखी थी, तभी आप डिसीजन ले सकते थे कि मैं उन पैसे का प्रयोग टीवी खरीदने के लिए करूं या भाई के इलाज के लिए। तो एक तरह से आप डिसीजन तब ले पाए जब आपके पास मुद्रा थी। तो मुद्रा निर्णय का वाहक भी है। मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी है। किसी व्यक्ति या संस्था के पास मुद्रा उसकी शोधन क्षमता की गारंटी होती है। जब कोई फर्म मुद्रा के रूप में अपनी मौद्रिक दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है लेकिन उसके पास ऋण ज़्यादा होता है, वो अपने ऋण या लोन को चुकाने में असमर्थ है तो उसको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसके पास जो संपत्ति है, जो घर है, जो ज़मीन है, वो उसके ऋण से भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें मुद्रा कैश फ्लो में रखनी पड़ती है। जब तक मुद्रा हमारे पास होती है तो वो हमारी शोधन अक्षमता की गारंटी होती है। तो अपनी शोधन अक्षमता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, बैंक, बीमा कंपनी को मुद्रा के रूप में कुछ न कुछ नगद हमेशा तैयार रखनी पड़ती है। इस प्रकार मौद्रिक जमा उसकी शोधन क्षमता की गारंटी होती है। पूंजी की तरलता में मुद्रा सहायक होती है। मुद्रा में सामान्यतः स्वीकृति होती है कि आप इसको किसी भी वस्तु या सेवा में बदल सकते हो। सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण यह पूंजी को तरल बनाने में सहायक होती है। एक व्यक्ति मकान, दुकान या भूमि इत्यादि के रूप में पूंजी को लेने से मना कर सकता है लेकिन मुद्रा के रूप में वो बिल्कुल मना नहीं करेगा क्योंकि स्थिर परिसंपत्ति जैसे मकान, दुकान को मुद्रा के रूप में बदला जा सकता है। इसी कारण लोग धन को ऐसी परिसंपत्ति में रखते हैं। व्यक्ति मकान, दुकान और भूमि को ज़्यादा इसलिए खरीदते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसको बेचा जा सके। इसलिए जो स्थिर परिसंपत्ति का जो आधार है वो मुद्रा है। इस कारण लोग धन को ऐसी परिसंपत्ति में रखते हैं और निश्चय ही पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित होते हैं। अर्थव्यवस्था में संतुलन की अवधारणा को मुद्रा ने सरल बनाया है। एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से संतुलन का अर्थ है कि वो अपनी मुद्रा को, अपने पैसे को विभिन्न वस्तु और सेवा में इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। संतुलन वह अवस्था है जिसमें कोई उपभोक्ता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसमें कोई चेंज करना पसंद नहीं करता। तो संतुलन की अवस्था को हमेशा मुद्रा के रूप में मापा जाता है। इसकी प्राप्ति उसे तब होती है जब उसे 1 रुपये
मूल्य की संतुष्टि उन सब वस्तु और सेवा से जिन्हें वह खरीदना चाहता है समान हो। इस प्रकार मुद्रा उपभोक्ता के संतुलन की अवधारणा को सरल बनाती है। उत्पादक के पॉइंट ऑफ से भी उत्पादक उस समय संतुलन में होता है जब उसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। इस प्रकार मुद्रा ही है जो लागत और आय को मापती है। तो मुद्रा के द्वारा ही हम अर्थव्यवस्था में संतुलन की अवधारणा को समझ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा मुद्रा का अर्थ और उसके कार्य, मनी, मीनिंग एंड इट्स फंक्शन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।